आ लेना भाई। सिलेबस निकाल लिया। MPPSC assistant professor के इंटरव्यू। गुड इवनिंग सर।
सर वॉइस नहीं आ रही है। जी सर। नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम है, अभी आई थी लेकिन मतलब वापस चली गई। अब आ रही है सर। हाँ सर। जी सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। सर मेरा नाम इम्तियाज खान है। मैं ग्राम बा पोस्ट अमरोख का रहने वाला हूं और मेरी प्रारंभिक शिक्षा झांसी से ही पूर्व पूर्ण हुई है। इसके बाद मैंने स्नातक और परास्नातक की जो परीक्षाएं हैं वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से पूरी की, झांसी से। और वर्तमान में मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से शोध कार्य कर रहा हूँ। जी जी जी। जी सर। जी सर, मैं अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी जी। जी सर। सर सर मेरा मेरा कल सर 12 बजे के बाद 12 से 1 के बीच करवा दीजिए सर, मुख। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हाँ, मेरा सर एक से 1:30 के बीच करवा दीजिए सर, क्योंकि मुझे और भी क्लास में पढ़ने पढ़ा मतलब जुड़ा हूँ इस शिक्षा के क्षेत्र से, तो मेरी भी क्लासें रहती हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मेरा थोड़ा जल्दी हो जाए, 1:30 बजे की तक। जी सर। यस मैम। सर जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम सपना सैन है और मैं टीकमगढ़ जिले। जी जी। यस सर। सर मेरा नाम सपना सैन है और मैं टीकमगढ़ जिले से। सॉरी सर। मेरा नाम सपना सैन है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सागर मध्य प्रदेश से प्रारंभिक शिक्षा हुई है।
सर अभी मेरा फर्स्ट मॉक है सर, अभी तक मैंने मॉक दिए नहीं है सर। सर मैं एक बार आपसे जी यस सर। सर मेरा नाम सपना सेन है। मेरी प्रारंभिक परीक्षा एमएलबी स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल सागर मध्य प्रदेश से हुई है एवं स्नातक की परीक्षा पीजी गर्ल्स कॉलेज से की है। फिर सर मेरे द्वारा स्नातकोत्तर की परीक्षा स्नातकोत्तर महात्मा गांधी ग्रामीण ग्रामोद्योग चित्रकूट से किया हुआ है और वर्तमान में सर टीकमगढ़ जिले में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हूँ। हाँ सर। अ, सर एक्चुअली लाइट नहीं है सर इधर। हाँ सर। मेरा नाम शक्ति पटेल है। मैं खरगोन जिले के ग्राम बड़गांव का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम बड़गांव से पूरी की है। मैंने अपना स्नातक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन से एवं परा स्नातक इंदौर समाज कार्य महाविद्यालय इंदौर से पूरा किया है। वर्तमान में मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजपुर जिला बड़वानी में पदस्थ हूँ। भविष्य में मैं एक अपने अपने आप को एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में देखना चाहता हूँ। ओके सर। ओके सर। जी सर, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी सर। सर मेरा नाम पूनम गुप्ता है। मेरा जन्म भिंड जिले में हुआ है। मेरी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एवं बीएड भिंड जिले से हुआ था। इसके बाद मैंने एमए सोशियोलॉजी से ग्वालियर से किया। सर मैंने 2019 में एमपी सेट क्वालिफाइड किया एवं 2020 में नेट क्वालिफाइड किया है। सर मैं वर्तमान समय में कटनी जिले के अंतर्गत बसाड़ी हायर सेकेंडरी स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर मैं भविष्य में खुद को एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखना चाहती हूँ एवं राष्ट्र की सेवा करना चाहती हूँ। जी जी जी। सर मेरा नाम पूजा शिवरे है। मैं भिंड जिले की लाहड़ तहसील की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीसीए माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। मैंने अपना पीजी सोशियोलॉजी विषय से भूज यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और मेरी हॉबी विमेन हेल्थ अवेयरनेस पर काम करना है और मैं इन फ्यूचर इसी विषय को अपने शोध विषय के रूप में रखना चाहती हूँ और इसी विषय में आगे बढ़ना चाहती हूँ। सर हो गया मेरा ये इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ सर। हेलो सर। सर मेरा नाम अनामिका पारासर है। मैं मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मैसूर से किया है। इसके पश्चात मैंने इसमें स्नातक की और स्नातकोत्तर की पढ़ाई शासकीय चंद्र विजय महाविद्यालय डिंडौरी से किया है। और मैंने अपनी नेट की परीक्षा 2023 में और सहायक प्राध्यापक की परीक्षा 2024 में पूरा किया है।
और मेरी हॉबी है सर भक्ति गीत सुनना, और मेरा लक्ष्य है सर भविष्य में एक सहायक प्राध्यापक के रूप में छात्रों का मार्गदर्शन करना। जी। सर नमस्कार सर। सर मैं थोड़ा रूम पे आ रहा था तो रास्ते में था सर, इसलिए मैं उस समय बोल नहीं पाया। सर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा सर। सर मेरा नाम डॉक्टर विशाल है और मैं मूल रूप से गंजबासुदा जिला विदिशा का निवासी हूँ और मेरी 10th और 12th और स्नातक की पढ़ाई जो है वो गंजबासुदा में संपन्न हुई है। इसके बाद सर मैंने MA MLB कॉलेज ग्वालियर जीवाश्री विश्वविद्यालय संपन्न किया है और सर इसके बाद मैंने 2012 और 2019 में सर मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। इसके बाद सर मैंने अभी रिसेंटली 2025 में ही मेरा PhD शोध कार्य भी मैंने संपन्न किया है और सर वर्तमान में पिछले 8 वर्षों से मैं अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालय विभिन्न शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ा रहा हूँ सर। और सर मेरा उद्देश्य ये है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर इस सेवा में मतलब स्थायित्व प्राप्त कर सकूं और इसके बाद सर मैं एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में विद्यार्थियों में जीवन के मूल्य, सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास को विकसित कर इस देश की सेवा कर सकूं सर। मेरा यही उद्देश्य सर। धन्यवाद सर। अब आइए सर। नमस्ते सर। सर मेरा नाम वरुण कुमार सिंह है, मैं गुना जिले का निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही शासकीय स्कूल से हुई है। उसके पश्चात सर मैंने ग्रेजुएशन अपने क्षेत्र के ही शासकीय डिग्री गांधी डिग्री बालाजी कॉलेज मेहना से किया है। उसके पश्चात सर मैंने 2008 में सर PG किया है सर, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है PG कॉलेज गुना से। उसके पश्चात सर मैं वर्ष 2009 से निरंतर सर अध्ययन अध्यापन के कार्य से जुड़ा हूँ। वर्तमान में सर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर समाजशास्त्र विषय से शासकीय मॉडल स्कूल बदरवास में पदस्थ हूँ। और सर मेरी हॉबीज में सर भजन गायन है और सर मैंने 2020 में सर नेट क्वालिफाई किया है। 2022 में सर मैं PhD में इनरोल हूँ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से और मेरी PhD का जो शोध विषय है भारतीय संस्कृति और सामुदायिकता है सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम विकास तिवारी है। मैं मूलतः जबलपुर जिले का रहने वाला हूं सर। मैंने सर अपनी 10वीं कक्षा सरस्वती विद्यापीठ शिवपुरी से उत्तीर्ण की। उसके पश्चात सर मैंने अपनी 12वीं कक्षा गुरु गोविंद सिंह खालसा स्कूल से उत्तीर्ण की। उसके पश्चात सर मैंने स्नातक BSc कंप्यूटर साइंस सेंट अलोयसियस महाविद्यालय से उत्तीर्ण की सर। उसके पश्चात सर मैंने स्नातकोत्तर के लिए इतिहास और समाजशास्त्र विषय से क्रमशः उत्तीर्ण की। उसके पश्चात सर 2014 में मेरे द्वारा नेट क्वालिफाई किया। 2012 में सर मैं BSF में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में पदस्थ हुआ सर। उसके पश्चात 2012 PSC के माध्यम से मेरा चयन पर इस पद पे लगातार कार्य कर रहा हूं। आपने जितना भी मेरे समझ सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा नाम उपेंद्र गोयल है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का मूल निवासी हूँ और मैंने अपनी स्नातक परीक्षा वर्ष 2012 में वाणिज्य विषय से समाप्त की हुई है। इसके पश्चात मैंने वर्ष 2014 में स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विषय माधव महाविद्यालय ग्वालियर से समाप्त किया हुआ है। इसके बाद सर शोध और सामाजिक समस्याओं को जानने में रुचि और उच्च शिक्षा के लिए मैंने सर MPhil समाजशास्त्र विषय जीवाजी विश्वविद्यालय से अपना समाप्त किया हुआ है। वर्तमान में सर मेरा जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से PhD चल रहा है और इसके दौरान ही सर मैंने वर्ष 2022 में MP सेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्ष 2023 और 24 में मैंने UGC नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरी हॉबीज में सर जिम में वर्कआउट करना और हिंदी सिनेमा देखना है और भविष्य में सर मैं एक सहायक प्राध्यापक के तौर पर शिक्षा शोध और समाज में सक्रिय योगदान देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
जी सर। मेरा नाम उपेंद्र है, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नागौर से हुई है। इसके बाद मैंने स्नातक में बैचलर ऑफ साइंस जलद मूर्ति महाविद्यालय नागौर से किया है। तत्पश्चात मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में समाज कार्य किया है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना से। वर्तमान समय में मैं प्राथमिक शिक्षक के रूप में शासकीय माध्यमिक शाला सिलकी में कार्यरत हूँ। मेरी हॉबी खाना बनाना और क्रिकेट खेलना आध्यात्मिक सीरियल है। भविष्य में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को मार्गदर्शित कर उनके करियर को संवारने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। और जो मेरा शोध कार्य रहेगा वो सामुदायिक विकास और सामाजिक न्याय पर रहेगा, ताकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कुछ न कुछ उनका प्रदेश और समाज के विकास में योगदान दे सकूं। थैंक यू सर। जी सर। सर मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ सर, नेक्स्ट दे देता हूँ सर। मैं जस्ट अभी इसके बाद जो दे दूंगा सर, थोड़ी 5 मिनट से। जी सर। जी सर। नमस्ते सर। मेरा नाम शैलेंद्र है और मूलतः मैं ग्वालियर जिले का निवासी हूँ। मैंने 10वीं कक्षा मॉडल कॉन्वेंट हाई स्कूल ग्वालियर से उत्तीर्ण की है। तत्पश्चात 12वीं कक्षा बालक मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर से उत्तीर्ण किया है। तत्पश्चात जो मेरा ग्रेजुएशन रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी विषय में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर से हुआ है। उसके बाद मेरा समाज कार्य में जो स्नातक है वो जीवाजी विश्वविद्यालय से पूर्ण हुआ है। सकारात्मक बदलाव पाना चाहता हूं। और दूसरा जो सीख विषय रहा है मनोज समाज कार्य, और मैं साथ में सर मेरा एमफिल के दौरान अर्धशोध का विषय रहा था नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स मेंटल इलनेस अमंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ चंबल रीजन। क्योंकि समाज में मानसिक समस्या भी बहुत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आत्महत्या जैसे जो मतलब दुर्घटनाएं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मैं इस क्षेत्र में आके रिसर्च करना चाहूँगा सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर मेरा नाम तरुण है, मैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ खरगोन जिले से आता हूँ। सर मैंने अपनी स्कूलिंग जिले से ही ग्रहण की है एवं अपना स्नातक एवं स्नातकोत्तर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से ग्रहण किया है एवं अपने प्रथम प्रयास में यूजीसी सेट और नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। एवं मेरी अभिरुचि प्राकृतिक जगहों पर समय बिताना एवं गाने गाना एवं गाने सुनना है। यस सर। सर भविष्य में मैं सर इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के माध्यम से आगे मैं शोध कार्य करना चाहता हूँ। यस सर। सर मेरा नाम डॉक्टर छत्र सिंह लोधी है, मैं सागर जिले से बिलोंग करता हूं सर। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सर मेरे गृहग्राम टीला बुजुर्ग से हुई है। इसके पश्चात सर मैंने अपनी यूजी और पीजी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से की है।
इसके पश्चात सर मैंने 2014 में नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। इसके पश्चात सर मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से आदरणीय डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी जी के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया है और वर्तमान में सर मैं शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। साथ ही सर मैं भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के शोध और नवाचार के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहता हूँ। थैंक यू। सर ग्रामीण समाज एक परंपरागत समाज होता है। सर ग्रामीण समाज एक परंपरागत समाज होता है जहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था पाई जाती है। यहाँ पर सर प्राथमिक संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है और ग्रामीण समाज को एक लघु समुदाय के तौर पर भी जाना जाता है। हेलो सर, आवाज आ रही है? मैंने बता दिया सर। इसमें और भी बताना है? जी सर। सर जैसा कि अभी बताया सर ने, ग्रामीण समाज परंपरागत समाज कहलाते हैं सर। ये सरल समाज की श्रेणी में आते हैं। इनमें जो लोग होते हैं उनके बीच प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, घनिष्ठता अधिक होती है, भावनात्मक लगाव अधिक होता है, सहयोग की भावना अधिक पाई जाती है। और ग्रामीण समाज जो है वो कृषि प्रधान समाज होता है। यहाँ अधिकतर लोग कृषि करते हैं। अगर साक्षरता की बात की जाए तो ये ग्रामीण समाज में साक्षरता की स्थिति थोड़ा कमजोर होती है। हर व्यक्ति साक्षर नहीं होता। और सर ये लोग है ना सरल तकनीकों का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं। कृषि के क्षेत्र में इनकी पद्धतियां निम्न होती हैं। इन्हें उतनी जन जागरूकता नहीं होती है जिस तरह से शहरों में पाई जाती है। दूसरी बात, श्रम विभाजन और विशेषीकरण का कृषि व्यवस्था में बेहद अभाव होता है, क्योंकि एक ही परिवार के सभी सदस्य कृषि में ही लगे रहते हैं, तो प्रचंड बेरोजगारी जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। हाँ, सर मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी। हाँ, सर ग्रामीणवाद नहीं सर, मैं नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ सर। ग्रामीणवाद। हेलो सर। सर मैं गैस कर सकती हूँ क्या? सर मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रही क्योंकि मैं सर घर में नहीं हूँ, बाहर हूँ सर अभी। जी सर। सर ग्रामीणवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर लोगों की जीवन जीने की जो शैली होती है और ग्रामीण आधारित होती है, यानी कि ग्रामीण में जो लोग रहते हैं वो ग्रामीण परिवेश के अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कृषि आधारित कार्य करते हैं, उसी तरीके से अपने कल्चर में निवास करते हैं, वहीं के रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। इसी को हम सर ग्रामीणवाद कह सकते हैं सर। जी सर। सर जैसे अर्बनिज्म होता है ठीक इसी प्रकार से एक रूरलिज्म भी होता है। यह ग्रामीण जीवन जीने की एक स्थिति है, अर्थात एक ग्रामीण जीवन की शैली को प्रदर्शित करने वाली अवस्था है। अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो इसमें जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार व्यवस्था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ये और धर्म की प्रधानता जैसी कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं।
जी सर, कोशिश करता हूँ सर। सर ग्रामीणवाद का मतलब ये है कि सर जो लोगों का जो रुझान होता है मतलब वो ग्रामीण जो परिवेश है उसकी तरफ ज़्यादा होता है। जैसे हमारे यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाति व्यवस्था का बाहुल्य है, जैसे संयुक्त परिवार व्यवस्था का बाहुल्य मतलब उनका रुझान ज़्यादा है लोगों में। तो इस तरह से सर समाज जो है वो परंपरागत रूप से जो हमारी संस्कृति है या जो रहने का तरीका है उसको उसको उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण चीज़ों को ही ज़्यादा बल दिया जाता है और ग्रामीण जीवन जीने की तरफ ही लोगों की मतलब इच्छा होती है सर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गाँव मतलब ग्रामीणवाद जो है सर वो कहीं ना कहीं समाज को परंपरागत उसकी ओर ले जाता है सर, परंपरागत पद्धति की ओर ले जाता है सर। जी सर, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर ग्रामीण समाज में जो गतिशीलता है, जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अगर ग्रामीण व्यवस्था है उसमें सर जो बदलाव आ रहे हैं सर, आधुनिक बदलाव, उनको गतिशीलता का रूप दिया जा सकता है। तो इसके लिए देखा जा सकता है सर जो अभी तक से संयुक्त परिवार व्यवस्था थी सर, वो कहीं ना कहीं एकल परिवार में परिवर्तित हो रही है। और कृषि में भी जो अभी तक परंपरागत कृषि आधुनिक उपकरण चल रहे थे वो आधुनिकता की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे यूरिया खाद का अधिक प्रयोग सर, ट्रैक्टर का अधिक प्रयोग सर, सिंचाई का अधिक प्रयोग सर। और दूसरा सर विवाह पद्धतियों में भी सर देखा जाता है सर बहुत परिवर्तन हो रहा है। जैसे सर अभी देखा जाए अभी तक शहरों में अधिक खर्चा होता था शादियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खर्चा होने लगा है सर। तो ये कहीं ना कहीं जो गतिशीलता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो इसी तरह देखी जा सकती, दृष्टिगोचर हो रही है सर। सर जी, कृषक समाज एक ऐसा समाज होता है जहाँ जहाँ के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय होता है कृषि आधारित होता है, और वह अपने जीवन यापन या जीवन निर्वाह जो है कृषि पर आधारित ही करते हैं सर। इसी को कृषक समाज कहा जाता है सर। जी सर। सर कृषक समाज सर एक ऐसा समाज है जो अपने जीवन यापन के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए सर कृषि करता है। इसका उद्देश्य व्यवसाय या व्यापार नहीं होता है सर। और कृषक समाज सर बहुत ही प्रकृति के नजदीक होता है सर, और ग्रामीण जीवन शैली को सर फॉलो करता है सर। सर इसमें सर जो आपने सर ग्रामीण कृषक समाज की सर जो संरचना पूछी थी ना सर, उसमें सर इसमें सर यही आएगा फिर जैसे बड़े किसान, छोटे किसान, मजदूर किसान सर संरचना में सर, तो ग्रामीण समाज संरचना पूछ रहे हैं सर आप जो। अच्छा सर, तो कृषक समाज संरचना में क्या आएगा सर? जी सर। जी सर। जी जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। जी सर। जी सर। जी सर। सर सर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है सर, जागरूकता बढ़ रही है। यातायात और आवागमन के साधनों में सर विकास हुआ है, और साथ ही सर औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण सर लोगों में जो कृषक समाज में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर, इसमें सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर, हरित क्रांति का बहुत बड़ा सर महत्व है सर इसमें सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर पंचायती राज, जी सर पंचायती राज का भी सर थोड़ा। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर।
जैसे ऋणग्रस्तता है। सर सर ऋणग्रस्तता की समस्या सबसे ज्यादा है। उनकी खुद की स्वयं की कोई जमीन नहीं है, जैसे वो टेनेंसी पर खेती करते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है उनके साथ। और सर सोशल स्ट्रक्चर में जो उन्हें मतलब निम्न दर्जा दिया गया है, तो सर वो भी एक समस्या है उनकी। सर कृषक जी समाज सर। की प्रमुख जो समस्या के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारी का जो छिपा स्तर ज्यादा पाया जाता है। मतलब लोग अधिक लगे होते हैं लेकिन व्यक्ति के हिसाब से उत्पादकता नहीं होती, यानी रोजगार की समस्या है। दूसरी शिक्षा का अभाव है और सामाजिक गतिशीलता सीमित होती है, बहुत तेज गति से नहीं होती। और एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या अभी ग्लोबलाइजेशन के दौर में आइडेंटिटी क्राइसिस की देखने को मिल रही है। कृषक समाज में कहीं ना कहीं पहचान का संकट एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरा है। सर मैं एक बात सर मैं सर भी एक इसके बात अलावा कहना सर चाहूँ- जी सर सर। इसके अलावा मौसम का परिवर्तन सर इसमें होना, से एक सर चीज ऐड करना गरीबी, चाहूंगा सर, 2 चीज सर तकनीकी समस्या में समस्या, सर। उसका भाव। सर जी सर इसमें सर एक तो सर जो भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है सर वो सीमांत किसान अधिक है, जिनमें 1 हेक्टेयर से कम भूमि है सर। तो इसलिए क्या है सर, वो नवाचार नहीं कर पाते कृषि में सर, क्योंकि परंपरागत कृषि ही करते हैं सर। दूसरा सर जो आपदाएं हैं सर वो भी बहुत बड़ी समस्या है सर। कहीं सर बहुत जी सर, वो बहुत इफेक्ट करती है सर, क्योंकि मोस्टली एक फसली किसान है मोस्टली इंडिया में, उसमें आपदाएं आ जाती है सर, तो कहीं ना वो ऋणग्रस्तता की तरफ धकेल देती है सर। और तीसरा है सर जो संस्थागत साख का अभाव है सर, तो इनको ऋण है संस्थागत रूप से नहीं मिल पाता सर, वो साहूकारों या अन्य किसी से उठाते हैं सर, तो कहीं ना कहीं सर वो सामाजिक समस्या को जन्म देते हैं। जी सर जी सर जी सर। सर ऐसे एक और समस्या है कि जो कृषक हैं सर जो कृषक है उन्हें लागत के अकॉर्डिंग, जो लागत होती है उसके अकॉर्डिंग बाजार में मूल्य नहीं मिल पाता वस्तुओं को। जी सर कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए, इसके लिए। सर भूमि सुधार कानूनों को लागू किया जाए। बीज उपलब्ध करा जाए और सिंचाई संसाधनों को भी बढ़ाया जाए। सर पॉली हाउसेज और आधुनिक कृषि के साधनों को उपयोग किया जाए और कृषकों को जो आधुनिक कृषि के जो भी तकनीकी हैं उनकी शिक्षा प्रदान की जाए। सर पॉली हाउसेज बनाने के लिए सरकार अभी सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। सर मुख्य कारण तो सर एक ऋणग्रस्तता रहता है सर क्वेश्चन, इसमें। सर ऋणग्रस्तता है, उनको अपने जो मतलब कृषि उत्पाद है उनका सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके बाद में सर जो ग्रामीण समाज में जो परंपरागत परंपराएं हैं, जैसे कि हम विवाह में ज्यादा खर्च करते हैं वो लोग, इसके बाद में सर उनको मृत्यु भी देना पड़ता है। सर बाल विवाह में दहेज की समस्या, बाल विवाह, तो इस कारण से कहीं ना कहीं सर इनके ऊपर मतलब वो भी एक ऋणग्रस्तता का कारण बनता है सर बाद में अल्टीमेटली जाके। तो ये सारी समस्याएं हैं सर। कृषि जो अनिश्चितता बनी रहती है, प्रॉपर उत्पादन नहीं होता है, इस कारण भी कृषक जो है आत्महत्या कर लेते हैं। जी सर, छोटे किसानों के समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है कि लागत को लेकर सर समस्या आती है, क्योंकि सर वो छोटे किसान होते हैं तो संसाधन जो होते हैं सर उनको उतना ही जुटाने पड़ते हैं जितने कि बड़े किसान जुटाते हैं सर, तो उनका लागत मूल्य बढ़ जाता है सर। दूसरा सर उनका जो छोटे किसानों की जो उपज होती है सर बहुत सीमित होती है, जिसके कारण सर जो व्यापार है व्यवसाय का रूप उनकी फसल नहीं ले पाती है सर। और सर जी सर, और सर सबसे तीसरी सर सबसे बड़ी जो समस्या है सर और छोटे किसानों की सर, वो उनकी जो रकबा है उनके पास कम होने के कारण सर
वो ऋणग्रस्तता की समस्या से भी सर जल्दी से ग्रसित हो जाते हैं सर, और अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की सर पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं सर। हेलो। जी सर, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हेलो। सर मैं ट्राई करती हूँ। सर, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन भारत में विलियम एच वाइजर ने अपनी किताब द हिंदू जजमानी सिस्टम में किया हुआ था। और सर इसमें इन्होंने उत्तर प्रदेश के गांव का एक अध्ययन किया हुआ था, जिसमें उन्होंने सर परंपरागत जजमानी व्यवस्था का वर्णन करते हुए बताया हुआ था कि गांव में दो तरह के संबंध होते हैं। एक तो जजमान होता है, दूसरा सेवा देने वाला होता है, क्लाइंट होता है। पैट्रोन और क्लाइंट का संबंध होता है, जिसमें जो जजमान होता है वो उच्च जाति से होता है, और जबकि जो क्लाइंट होता है वो निम्न जाति से होता है। और जिसमें बार्टर सिस्टम पर ये व्यवस्था आधारित होती है। और इसमें जो सेवाओं के आधार कुछ सेवाओं के आधार पर बड़े किसानों द्वारा उनको कपड़े या खाद्य पदार्थों जैसी सामग्रियों का वितरण किया जाता है। जी सर, इसमें सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर। इसमें सर मोस्टली विनिमय होता है सेवाओं और वस्तुओं का सर, क्योंकि सर सेवाओं के बदले वस्तुओं का विनिमय हो जाता है। उसे ही बोलते हैं बार्टर सिस्टम। वही आप जो बोल रहे थे ना जी, जरूरी नहीं है इसमें सर जो उच्च जाति वाला हो सर, उसमें निम्न जाति से भी हो सकते हैं, क्योंकि सेवा दे सकते हैं वो उस पर। जी सर, उसका तो ब्रॉड अवधान हो सर। जी सर। सर इसमें विलियम वाइजर ने करीमपुर गांव में इसका अध्ययन किया था, और उत्तर प्रदेश सर। सर लखनऊ के पास में ऐसा शायद। तो नहीं, पता नहीं सर, शायद लखनऊ के पास में। विकास आंध्र प्रदेश में करीमपुर जिला है सर। आंध्र प्रदेश में एक करीमपुर जिला है सर एक। अलीगढ़ है क्या सर? अलीगढ़ के पास में क्या सर? सर इटावा मैनपुरी के आसपास तो नहीं है सर, आई थिंक। जी सर। सर यदि जजमानी व्यवस्था का सर सामाजिक महत्व देखा जाए तो जातियों की एक दूसरे की पारस्परिक निर्भरता पर आधारित था, जिससे एक दूसरे की आवश्यकताओं की सर पूर्ति होती थी और समाज की व्यवस्था व्यवस्थित और संतुलित रूप से सर चलती रहती थी सर। और इसे सर विशेष रूप से एक दूसरे की वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के रूप में हम देख सकते थे सर। और इससे सामाजिक संबंधों में सर प्रगाढ़ता भी बनी रहती थी, और एक दूसरे से सर आपसी समन्वय, सहयोग और सद्भावना का एक भाव भी जागृत होता था सर। सर ये जजमानी व्यवस्था जो थी वो एक तरह का सामाजिक बीमा था। मतलब अगर कोई कमी, अगर मतलब जो सेवा देने वाला जो परिवार था वो अगर कहीं मुसीबत में होता था, किसी भी कठिनाई में, तो वो जो जिसकी सेवा करता था वो कहीं ना कहीं मुसीबत में उसके काम आने के लिए, मुसीबत से उसको निकालने के लिए भी एक तरह से वो सहायता करता था। और ये दो परिवारों के बीच में सर संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी सर संबंध बने रहते थे।
और एक दूसरे के ऊपर जो अंतर निर्भरता थी वो भी उससे भी क्या है सर, सामाजिक संबंधों को बढ़ावा मिलता था सर। सर कहीं ना कहीं ये शोषण की, सर इसको शोषण की व्यवस्था भी कहा जाता है। कई लोगों ने इसको एक शोषणकारी व्यवस्था माना है। इसमें ये कहा जाता था कि सर मतलब कम लागत, कम मतलब उसमें पारिश्रमिक देकर अधिक से अधिक काम दिया जाता था। कहीं ना कहीं तरह से इसमें गुलाम या दास प्रथा की मतलब थोड़ी हल्की सी गंध आती थी सर। इस तरह के आरोप इस पर लगाए जाते थे। और ये सामंती व्यवस्था इसको कहा गया है सर कि ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। तो ये बुराई है सर। सर उसको देखते हैं बंधुआ मजदूरी के रूप में। सर इसको हम जंगल सर उसके रूप स्वरूप में सर परिवर्तन आया है। यदि देखा जाए तो सर वर्तमान में भी हम गांव में देख सकते हैं और सर शहरों में भी देखा जा सकता है सर कि आसानी से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे सर फॉर एग्जांपल जैसे नाई समाज के लोग हैं सर, तो वो भी एक दूसरे से सर जुड़े हुए होते हैं। धोबी समाज के लोग होते हैं, जो भी है ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में एक दूसरे की सेवाएं एक दूसरे को सर प्रदान करते हैं। और आज भी सर उनमें संबंध अच्छे पाए जाते हैं, सहयोग की भावना पाई जाती है, एक दूसरे से एकजुटता भी पाई जाती है सर। हाँ उसका रूप स्वरूप चेंज हुआ है सर। पहले जो पारिश्रमिक था सर वो बहुत कम दिया जाता था, या ये कह सकते थे एक निश्चित नहीं होता था, तो कई बार उसको कम भी मिलता था, तो एक शोषण की व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया गया था। और वर्तमान में सर थोड़ा सा सर पहले से निश्चित कर लेते हैं। एक नॉर्मल एक आइडिया होता है कि हम ये काम करेंगे तो इसका हमें इतना मेहनताना लगभग लगभग मिल जाएगा सर। तो इस प्रकार से सर संबंधों में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। सर संबंधों के पीछे सर जो परिवर्तन आया उसके पीछे सर कारण जो है, पहला तो शिक्षा देख सकते हैं सर। शिक्षा है, जन जागरूकता है सर, और कहीं ना कहीं सामाजिक सर जो प्रचार प्रसार है और लोगों की महत्वाकांक्षा है सर। तो लोग रोजगार व्यवसाय में भी वो लोग लिप्त हो गए हैं जो लोग जजमानी व्यवस्था के माध्यम से एक दूसरे की सेवा में जुड़े हुए थे। तो ये परिवर्तन के कारण है। यातायात आवागमन के साधन है, लोग उद्योगों और नगरीकरण की ओर ज्यादा जा रहे हैं। उनको लगता है हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, हमारी महत्वाकांक्षा वहां ज्यादा पूरी हो सकती है। तो ऐसे कुछ प्रमुख कारण है सर। तो जैसे डैनियल थॉर्डर बताते हैं, मालिक, किसान, मजदूर, ये 3 वर्ग पाए जाते हैं। तो जैसे जो मालिक है, जमींदार है, तो जैसे वो जमीन का ओनर होगा, ठीक है? तो उसके अंडर में कोई किसान या कृषक उसकी जमीन पर एक किराएदार की तरह कृषि करेगा। और फिर जो सबसे निचला तबका रहेगा वो मजदूर के रूप में और छोटे-छोटे काम करेगा। यही है। सर मालिक वर्ग वो होता है जो स्वयं भूमि का स्वामी होता है, लेकिन वो स्वयं उस भूमि पर खेती नहीं करता बल्कि मजदूरों के द्वारा उस पर खेती कराई जाती है। और जो किसान होते हैं सर, उनकी खुद की भूमि होती है, वो खुद स्वामी होते हैं और वो खुद ही परिवार सहित उस खेती पर अपना पारिश्रमिक करते हैं और स्वयं उत्पादन करते हैं। लेकिन मजदूर जो होते हैं वो सर अधिकतर या तो उनके पास भूमि का बहुत कम टुकड़ा होता है, या फिर सर वो भूमिहीन होते हैं। और वो सर अधिकतर मालिक मतलब जो मालिक होता है या भूमि स्वामी होता है उसका मजदूरी करते हैं। सर बंधुआ मजदूरी एक मजदूर को शोषण करने का वर्तमान में एक तरीका है जिसमें जी सर सर बंधुआ मजदूरी एक प्रकार की प्रथा है जिसमें एक मजदूर अपने मालिक के यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता रहता है, जिसमें उसके आने जाने पर आवाजाही पर रोक रहती है। वो कहीं अन्यत्र काम नहीं कर सकता है, अपनी फसल को कहीं बेच नहीं सकता है। जो समय होता है काम करने का, जो घंटे होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। मतलब उस
उससे 8 घंटे भी काम लिया जा सकता है, उससे 20 घंटे भी काम लिया जा सकता है। और मतलब और उसके मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे विनिमय और सेवा का जो भाव था उसको कुछ मजदूरी के बदले कुछ खाना खाने के लिए और कपड़े वगैरह दे दिए जाते हैं और वो वहीं काम करता है। सर जिन लोगों की सर मूल तौर पर इसके दो कारण देखने को आते हैं। एक तो सर जो लोगों ने महाजन से कर्ज लिया होता है तो वो उसे चुका नहीं पाते, जिसके एवज में उन्हें बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है। दूसरा सर एक परंपरागत कारण आता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा बन जाती है जिसमें एक ही परिवार के सदस्य कई पीढ़ी तक बंधुआ मजदूरी में लिप्त रहते हैं, वहां पर बाध्यतापूर्वक कार्य करते हैं। सर जो अपनी जीविका के लिए मूल स्थान से कहीं अन्य चले जाते हैं और वहां पर प्रवास मतलब प्रवासी के रूप में रहते हैं, वहां के स्थायी निवासी नहीं होते हैं। प्रवास के और भी कई कारण होते हैं, चूंकि प्रश्न मजदूरों के संदर्भ में तो वो रोजगार की तलाश में जाते हैं। सर इसको हम कई स्तर पर देख सकते हैं। अगर केवल देश के अंदर की बात करें तो गांव के लोग प्रवास करके बड़े शहरों में आते हैं और यहाँ से मनी का फ्लो ग्रामीण क्षेत्र में होता है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करें तो बात करें तो मतलब अपने भारत के लोग विदेश में भी जाके वहां से भी पैसे का फ्लो भारत में करते हैं, तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी पैसे का फ्लो बढ़ जाता है और वहां पर विकास होता है। सर दो मुख्य कारण देखने को आते हैं प्रवासी प्रवासी जनसंख्या। एक तो सर डेमोग्राफी में किसी क्षेत्र की परिवर्तन कर देते हैं। दूसरा सर वो वहां पर मूल नागरिकों का जो वहाँ के स्थानीय निवासी होते हैं उनके रोजगार में भी हस्तक्षेप करते हैं, तो जिसके कारण सामाजिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। ये दो मूल कारण देखने को आते हैं। सर मैं बताऊं सर, आंदोलन जो है वो हमेशा दो ही संदर्भ में होते हैं, या तो हो रहे परिवर्तनों को रोकने के लिए या समाज में परिवर्तन लाने के लिए। तो वर्तमान में जो कृषक आंदोलन खासकर दिल्ली में देखा गया था तो सरकार ने परिवर्तन किए थे उसके रोकने के लिए हुए। और दूसरे अगर कृषक अर्थव्यवस्था में कोई सुधार करना होता है तो इसके लिए भी कृषक लामबंद होकर आंदोलन करते हैं। सर सामाजिक आंदोलन सामूहिक रूप से किए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं होते हैं। और इसके अंतर्गत जैसे कृषक आंदोलन हो गए, महिलाओं के आंदोलन हो गए। सर इसमें जैसे तेलंगाना तेभागा आंदोलन हो गया और बारदोली आंदोलन हो गया, खेड़ा, ये सब कृषक आंदोलन के अंतर्गत। सर खेड़ा आंदोलन 1917 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी की भूमिका थी सर। सर ये टैक्स वसूली ज्यादा होती थी इस कारण से सर, और किसानों के। सर आपकी परमिशन है तो मैं बता सकता हूँ जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। सर ये नील की खेती संबंधित सर जो सर जो खेड़ा आंदोलन था वो फ्लैग के कारण फसल बर्बाद होने के बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने, सर मैं अभी बाहर हूँ। जो सर जो खेड़ा आंदोलन था वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1918 में इसकी शुरुआत हुई थी।
कारण ये था कि फ्लैग के कारण फसल बर्बाद हो चुकी थी, इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार लगान में कोई राहत नहीं दे रही थी। तो फ्लैग जो चूहे के कारण बीमारी होती है फ्लैग के कारण, तो उसके कारण हाँ, उस समय जो फ्लैग महामारी आई थी तो उस कारण फसल बर्बाद हो गई थी चूहों के कारण। जी सर, सर आप क्या अकाल के कारण सर उसमें जो लगाने की वृद्धि दरों में कोई कमी नहीं कर रहे थे सर, इसीलिए सिर्फ खेड़ आंदोलन किया गया था सर गुजरात में सर। उनको सर हाँ, तो वो चाहते थे कि बीच का रास्ता में लगाने की दर कम हो और किसानों को राहत मिल सके, इसलिए सर किया गया था सर। सर किसानों के आंदोलन के सर किसानों के आंदोलन के सर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, जैसे फसलों के दाम बढ़ाने के लिए भी हो सकता है सर, या फिर उनको अगर मतलब उनको अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जा रहा है, तो अगर उनकी कृषि भूमि है उसको नुकसान पहुंचने वाला हो तो उसके लिए भी आंदोलन कर सकते हैं। या फिर कोई सर मतलब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो इस संबंध में वो मतलब आंदोलन कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई मांग है उनकी उसको मनाने के लिए भी मतलब आंदोलन कर सकते हैं। कई सारे कारण हो सकते हैं। फसल बर्बाद होने पर मुआवजा मांगने के लिए भी कर सकते हैं। सर किसानों की सर अपनी विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन किए जाते हैं। जैसे कि विशाल जी भाई साहब ने बताया है कि जैसे किसानों को अपनी फसल का उचित मुआवजा ना मिलना, फसल बर्बाद हो जाना, खाद संकट होना, विभिन्न प्रकार की जो सब्सिडी है वो ना मिल पाना, उनका जो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो ना मिल पाना, फसल बीमा ना मिल पाना और पानी की व्यवस्था नहीं हो पाना, या विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाए उनके कारण किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए, तो ये विभिन्न प्रकार की सर समस्याएं होती है सर, जिनके कारण किसान आंदोलन। सर अभी सर एक चीज जोड़ना चाहूंगा इसमें सर जैसे अभी वर्तमान में सर उज्जैन में सर ऐसे वर्तमान में उज्जैन में देखने में आ रहा है सर, ऐसे वर्तमान में उज्जैन में देखने में आ रहा है कि वहां पर सर जो कुंभ लगने वाला है 2028 में, उसके लिए क्या है कि किसानों की जो कुंभ के आसपास की जो भूमि है उस पर सर स्थायी निर्माण करने की बात चल रही है। तो क्या है वो किसानों की भूमि को जबरदस्ती एक्वायर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के किसान जो है उनको इसको लेकर आक्रोश है और उनकी मांग ये है सर, उनका आंदोलन इस बात को लेकर है कि उनको वहां पर अस्थायी निवास है, अस्थायी रूप से उस भूमि का प्रयोग किया जाए और जैसे ही कुंभ मेला खत्म हो तो उसके बाद में फिर हमको दोबारा वापस जमीन वापस कर दी जाए। लेकिन सरकार ये चाहती है कि वो हमेशा के लिए मतलब उसको स्थायी रूप से वहां पर चीजें बना दी जाए, तो उसको लेकर भी सर अभी आंदोलन चल रहा है सर वर्तमान में। सर सरकार के जो गलत या जो 3 काले कानून बनाए गए थे उनके विरोध के लिए भी किसानों ने जो है आंदोलन किया था। तो वापस हो गए, उनका कोई रोल बचा नहीं है, उनमें जो भी संशोधन सुधार होना था और जो भी हो गया वो सर वर्तमान में वो इशू है नहीं अब। सर समाजशास्त्री के रूप में सर यदि देखा जाए तो उनकी समस्याएं का जो समाधान है वो व्यवस्थित तरीके से किया जाए। जैसे कि फसल बीमा तो करवाए जाते हैं लेकिन सर उसका फसल बीमा उनको प्राप्त नहीं हो पाता है सर, तो इसके लिए एक प्रक्रिया निश्चित की जाए कि यदि फसल बर्बाद होती तो उनको एक निश्चित मुआवजा फसल बीमा के माध्यम से मिले। दूसरा सर न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो कुछ फसलों पे लागू है और कुछ फसलों पे लागू नहीं है, तो उसके लिए प्रयास किए जाएं। तीसरा सर फसलों के लिए सर उर्वरक है, जो खाद की समस्या आती है, खाद संकट है, विभिन्न प्रकार के सर बीज उर्वरक हैं वो उनको उपलब्ध कराया जाए, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई लाइन या बहुत ज्यादा जगह वाली जो स्थिति है सर पेपरों में अभी वर्तमान में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, इस प्रकार की सर समस्या ना आए उनके लिए।
और सर चौथा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा सर है कि केसीसी के माध्यम से सर बहुत हद तक शासन ने प्रयास किया है, लेकिन उनको सर कुछ फसलों के लिए जो कह सकते हैं कि यदि जो व्यापारिक फसलें हैं उनके लिए सर ऋण उपलब्ध कराया जाए और वो भी बिना ब्याज दर के सर। सर अगर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बात करें तो समाज में विचलन और संतुलन दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो ये कह पाना कि पूर्ण तरीके से आंदोलन को समाप्त हो जाएंगे ये तो नहीं, पर इनकी दर को कम किया जा सकता है। उसके लिए सरकार की नीति, योजना और कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ हद तक किए जाते हैं। और मजदूरों जो किसान है, किसानों के लिए एक विशेष आयोग बनाकर किसानों का ही प्रतिनिधित्व उसमें कर इनकी समस्याओं को चुनकर उस दिशा में सार्थक प्रयास किए जा सकते हैं। सर इसमें एक चीज में एक चीज मैं रिमेम्बर कराना चाहूंगा सर, वर्तमान में किसान आयोग बहुत पहले से हैं सर, और किसान आयोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर काम कर रहे हैं सर। सर वो है बात ठीक है, लेकिन उनमें कुछ कमियां हैं, तो मैंने कहा कि उनकी कमियों को संशोधन कर उसको और सुदृढ़ किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं इसमें ये बात ऐड करना चाह रहा था, चूंकि मैं सहकारिता निरीक्षक के पद पे हूँ, तो मेरा जो काम पड़ता है उसमें किसानों के बीच में रहता है। तो उसमें सर ये चीज देखी जाती है कि अभी जैसे जो भी सुधार की हम बातें कर रहे हैं उसमें सभी चीजें हम सरकार के माथे फोड़ रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं, परंतु उसमें कुछ चीज ये भी देखने की है कि उदाहरण के तौर पे कृषि विभाग बीच में ये करता है कि लोग किसानों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। जो खाद का मुद्दा आ रहा है, वास्तव में खाद की कमी रहती है, परंतु सरकार का भी ये दायित्व है। सरकार चाहती भी कि धीरे धीरे जो हम यूरिया का ओवर यूज कर रहे हैं, जहां बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी फसलों को और अंततः उनकी जमीनों को नुकसान हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो। तो किसानों में एक जागरूकता भी आना जरूरी है। किसान आंदोलन के लिए सिर्फ सरकार का प्रयास आवश्यक नहीं, इसमें किसानों के मध्य भी एक जागरूकता आना जरूरी है कि क्या वास्तव में उनके लिए सही है। और इसके लिए जन भागीदारी और इस तरह के जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात की जा रही कि उनको हम और जागरूक करें, उनको और शिक्षित करें और उनको आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा दें, ताकि वो पहचान पाए कि उनके लिए वास्तव में क्या सही है। सर जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और जागरूक करना चाहिए, और रासायनिक खाद का प्रयोग कम और जैविक खाद का ज्यादा प्रयोग हो, इस पर भी बल दिया जाना चाहिए। सर जब कोई भी व्यक्ति सर अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर सर पद के लिए, स्थान के लिए, व्यवसाय या रोजगार आदि के लिए चला जाता है और वहां पर अपना कार्य करता है, तो उसे सर हम माइग्रेशन के रूप में सर देखते हैं, प्रवासी के रूप में देखते हैं सर। सर माइग्रेशन के सर प्रमुख कारणों में सर जैसे रोजगार की तलाश में जाना सर, शिक्षा के लिए जाना सर, या सर विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा आती है जैसे बाढ़ है, सूखा है, तो इस कारण सर ये विभिन्न कारण होते हैं सर। और शहर की ओर सर शहरी आकर्षण या सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य शिक्षा अच्छी मिले, इस दृष्टिकोण से सर इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में सर। कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन छोड़ के जाना पड़ता है, और कुछ ऐसे कारण होते हैं जो उनको आकर्षित करते हैं कि वो मूल रूप से जब ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में माइग्रेशन होता है तो उसमें पुल फैक्टर काम करता है। यदि गांव से गांव में हो रहा है या समहाउ नगर से गांव की तरफ हो रहा है तो इसमें अधिकांशतः पुश फैक्टर काम करते हैं सर। सर मैं एक्चुअली ट्रेन में हूँ। हेलो सर प्रवसन का ये कारण होते हैं कि जैसे जनसंख्या पर दबाव बढ़ जाता है, ग्रामीण जनसंख्या शहरों में जाती है तो कहीं ना कहीं शहरों में जनसंख्या दबाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं क्योंकि शहर में भीड़ बढ़ जाती है। स्लम्स में वृद्धि हो रही है और शहरों में, बेरोजगारी भी बढ़ जाती है सर शहरों में।
शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ जाती है, झुग्गी झोपड़ी जैसे कि सर ने बताया कि मलिन बस्ती जो है उनकी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। सर माइग्रेशन का यदि समाजशास्त्री पर उसमें सर देखें तो सबसे मुख्य जो सर कारण है कि सर जो भावनात्मक, जी सर, तो सर जो उनका अपना जो मूल निवास स्थान होता है सर, उससे उनका जो आत्मीय लगाव होता है वो धीरे धीरे सर समाप्त होने लगता है। दूसरा सर जो परिवार के उनके जो लोग हैं उनसे उनका जो विछड़न का जो भाव होता है सर, वो कहीं ना कहीं उनको हमेशा मानसिक पीड़ा से प्रदान करता है सर। ये सर बहुत ज्यादा सर सर दुखद मलिन है सर। मलिन बस्तियों के बढ़ने के कारण अपराधों में वृद्धि हो रही है सर। सर जैसे ये पॉइंट बोला जाता है कि मलिन बस्ती बढ़ रही है तो अपराधों में वृद्धि हो रही है, कितना मतलब तार्किक है? इसमें कुछ क्यों मलिन बस्ती का एकमात्र कारण अपराध का बढ़ना है क्या? ये कई लोग बोलते हैं, मैं भैया को उनको क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे पूछ रहा हूँ बस। क्योंकि अपराध तो सर सब समाजों में भी होते हैं, अमेरिका में भी अपराध से मुक्त तो है नहीं, वहां तो स्लम नहीं है, तो हम क्यों कहें कि स्लम से भाई अपराध सर नहीं, पर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो बहुत कम है सर। इसका एक जो महत्वपूर्ण, मैं इसका वो कारण बता रहा हूँ प्रवास का, कि गांव से जो पुरुष वर्ग है वो प्रवास के दौरान शहर में चला जाता है, तो गांव में परिवार अकेला रह जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, महिला का कृषिकरण हो रहा है, मतलब महिलाएं कृषि कार्य में बढ़ रही हैं। तो इसका नकारात्मक रूप और सकारात्मक हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। सर इसका ऐसा पॉजिटिव बता रहा था सर मैं। सर मोस्टली सर अभी तक जो बात चल रही है सर, वो कहीं ना कहीं जो अनपढ़ है, कम पढ़े लिखे, उनके लिए बात चल रही है। प्रवासन सर पढ़े लिखे लोगों का भी होता है सर, और मोस्टली आजकल देखा जा रहा है पढ़े लिखे लोगों को देखा जा रहा है। जैसे छोटे शहर बेंगलुरु चले गए, दिल्ली चले गए, उसका सर एक तो प्रभाव ये होता है सर, सहजता से मजदूर मिल जाते हैं सर, या उनको रोजगार मिल जाता है, मजदूरों को भी और किसी कंपनी को भी, नियोक्ताओं को भी। दूसरा क्या है सर, जीवन शैली बेहतर हो जाती है सर जो प्रवासन के लिए जाता है हमेशा। और तीसरा क्या, सांस्कृतिक विविधता आती है सर, सांस्कृतिक विविधता, क्योंकि जो भी व्यक्ति जाता है, जैसे मध्य प्रदेश से कोई गया, यूपी से गया, तो कहीं विविधता लेके साथ में लेके जाता है, तो कहीं भारत में जो एकता का सूत्र बनता है सर, वो मजबूत होता है सर। इसका जो पॉजिटिव हो सकता है। जी सर। महिलाओं में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। सर परिवार के जो स्तर है, मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है सर, वो बढ़ जाता है परिवार का, उनकी अतिरिक्त आय बढ़ जाती है, इसका जो चिकित्सा सुविधाएं उनको उपलब्ध हो जाती है, शिक्षा के लिए भी माइग्रेट होते हैं। आजकल तो हर व्यक्ति सर कहीं ना कहीं प्रवासी के रूप में है ही, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रवास कर रहा है। तो सर प्रवास तो एक तरह से सर समाज का एक तरह से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब एक तरह से कारक बन गया है सर। बिना प्रवास के मतलब आज कुछ संभव ही नहीं है सर, हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रवासी ही हैं सर। सर कोविड काल में तो बहुत सर कोविड काल में तो बहुत बड़े स्तर पर प्रवास देखा गया था, रिवर्स माइग्रेशन। तो सर प्रवासन सर किसी में भी हो सकता है सर, एक जो जिले का अधिकारी होता है वही प्रवासन ग्रुप में रहता है, जैसे कोई राजस्थान से है सर, कोई आंध्र प्रदेश से, कहीं से वही प्रवासन की तरीका हो सकता है सर। तो इसलिए ये मिथक है सर कि अनपढ़ लोग या आप मजदूरी करने के लिए जाते हैं सर, ये नौकरी भी उसका बहुत बड़ा फैक्टर है, वो रोजगारी उसमें मुख्य रूप से रहता है, चाहे किसी प्रकार का रोजगार हो, मजदूरी हो या फिर कोई आय का साधन हो, तो वही फैक्टर रहता है सर। जी सर। जी सर। जी सर, हाँ सर, तो यही तो सर, जैसे सर कोई कैडर मिल गया सर, जैसे अन्य किसी राज्य का है, सपोज बिहार का है, उत्तर प्रदेश का है सर, तो वो कहीं ना कहीं एमपी में रहेगा सर, प्रवासन ही तो हो गया सर उसके लिए। स्थानांतरण बात अलग है सर, स्थानांतरण मध्य प्रदेश में होगा सर। जी सर। जी सर, यही सर जी सर। जी सर। जी सर। जी।
सर मेरा एक मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आयोग में इंटरव्यू होंगे सोशियोलॉजी के, तो इसमें मुख्यतः किन विषयों पर चर्चा हो सकती है, बेसिक कंसेप्ट थिंकर्स के अलावा? सर और जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो RM, क्योंकि सर जैसे मान के चलो कोई ऐसा छात्र है जो शोध कार्य के दौरान शोध कर रहा है, तो उसका और PhD के टॉपिक पे क्या केंद्रित हो सकता है इंटरव्यू? अच्छा, सर कल कोई स्पेशल क्लास है क्या सर? सर कल कोई स्पेशल क्लास रहेगी क्या अपनी? सर मॉक का टाइम फिक्स करवाने की क्या प्रोसेस है? हाँ मेरे पास सेव नहीं है, पर मैं निकाल लूंगा सर एप्लीकेशन से। हाँ ठीक है सर। सर कल 11 बजे से जो नोटिस दिया है, कल 11 बजे क्लास है सर वो। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक, जी सर, जी सर। सर जी सर, जी सर। ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू के लिए पूछ रहा सर। जी जी सर ऑनलाइन मूक का टाइमिंग क्या रहेगा सर? सर ऑनलाइन मूक के लिए टाइमिंग कब से कब तक रहेगा?
मेरा मैं सर क्वेश्चन था शक्ति कि पटेल सर बात कर इंटरव्यू पुराने डेट के हिसाब से होगा, नया न्यू डेट के हिसाब से? ओके सर। हेलो सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये जी अपना जो डेफ है सर, डेफ फॉर्म है, तो सर वो पुराने के अनुसार इंटरव्यू चल रहे हैं फिजिक्स वालों के, या फिर सर नए से चल रहे हैं? थोड़ा सा मतलब ये जानकारी अगर। जी जी जी। सर जी सर। कल जो क्लास रहेगी सर, वो सर यूट्यूब पे रहना है, कैसा क्या है सर, उसका थोड़ा सा बता दें। अच्छा, ठीक है सर। उसकी सर लिंक ग्रुप में शेयर कर दीजिए सर, जो भी है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर ये सर इंटरव्यू कैटेगरी वाइज हो रहे हैं या डेट वाइज, कास्ट वाइज हो रहे हैं? सर एक मेरा प्रश्न था सर कि जैसे अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने किया है, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर? समाज कार्य से, डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने एमए किया था। जी 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 सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।